हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 67th बीपीएससी 2021 के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 की, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बिहार के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। और फ्रेंड्स, पहले जो है हम लोग हिस्ट्री वाले सेक्शन को समाप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमने बिहार का इतिहास कवर किया हुआ है, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी अपना आंसर दे देने के लिए, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये मेहरगढ़ से हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी के पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल रंग। चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधि ऐतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुछ जो शब्द हैं जो आपको सुनने में अगर प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए, पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया है ऐतिहासिक काल का निर्धारण। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे जो थे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सेशन जब समाप्त हो जाएगा तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए, हड़प्पा का जो बंदरगाह है इसमें से आपको पता है कि लोथल है। लोथल जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो लोथल जो है गुजरात में है। यह अहमदाबाद जिले में आता है और भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल जो है फ्रेंड्स यह प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बनावली से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बनावली जो है यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं। तो जूते हुए जो खेत के निशान मिले हैं यह मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ध्यान रखेंगे, कालीबंगा से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो है राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में
घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से जो है युगल समाधान के प्रमाण मिला है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। संबंधित नहीं पूछा गया है, तो इनमें से जो संबंधित नहीं थे वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे V.A. स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। V.A. स्मिथ जो थे ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं एक कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्लियर है। बाकी आप जानते हैं रखाल दास बनर्जी। तो फ्रेंड्स रखाल दास बनर्जी, दयाराम सहनी, ये सब जो है जुड़े हुए हैं। KN दीक्षित भी हैं और MS वत्स भी जो है ये हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि बोजक-कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिए यह जो बोजक-कोई है यह एशिया माइनर मध्य एशिया में स्थित है। क्लियर है। और यहाँ से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें कि ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण इन सभी देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही होकर के भारत आए होंगे। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है दशराग्य युद्ध। यहाँ ऐसे लिखा कभी कभी आपको मिलेगा दशराग्य युद्ध। इसका मतलब क्या होता है? 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। किसके तट पर? पुरुषनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरुषनी नदी अब वर्तमान में जो है रावी नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वें मंडल। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता है कि टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाएगा। गायत्री मंत्र जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने किया है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है 7वां मंडल में जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो वरुण को समर्पित है। यह जो है वरुण देवता को समर्पित है 7वां मंडल। क्लियर। 10वें मंडल में जो है, इसमें 10वें मंडल जो कि सबसे बाद का है, इसमें जो है पुरुष सूक्त के चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन मिलता है। तो सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 13 नंबर देखिएगा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने बताया है कि 9वां मंडल जो है यह किसको समर्पित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सोम और इस पे पर नामकृत देवता का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है, 3रे मंडल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका जो है ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया है यह हुआ है वैशेषिक दर्शन में। तो राइट आंसर वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। और इसके जो है प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक महर्षि कनाद थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महर्षि कनाद थे। उसके बाद अगर हम बात करें योग दर्शन के प्रवर्तक तो ये पतंजलि थे। सांख्य दर्शक के अगर बात करें तो सांख्य दर्शन के कौन थे? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। ठीक है, और न्याय दर्शन के गौतम थे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है यह कुंडग्राम या कुंडलपुर में जो वैशाली के निकट है वहीं पर हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडग्राम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि महावीर का माता और पिता का नाम पूछा जा सकता है। तो महावीर के जो माता थी इनका नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम भी याद रखेंगे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी। तो देखिए महावीर के जन्म और मृत्यु थोड़ा सा इसमें जो लेकर है कि भ्रम है, तो थोड़ा सा क्लियर मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए महावीर स्वामी जी थे ये गौतम बुद्ध से पहले के थे।
तो गौतम बुद्ध का जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है सभी जगह। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, 563 ईसा पूर्व में। और महावीर का जन्म लिखा जाता है कब? तो महावीर का जन्म लिखा जाता है 540 ईसा पूर्व। तो बताइए कि 540 ईसा पूर्व पहले आया है या 563 ईसा पूर्व पहले आया है? तो सीधी सी बात है, 563 ईसा पूर्व पहले आया है। ईसा पूर्व की बात हो रही है, उसके बाद ये पीछे की तरफ आता है घटते हुए, और 540 तो बाद आया है। तो महावीर अगर जब पहले हैं, गौतम बुद्ध से पहले इनका जन्म हुआ है, तो फिर ये 540 कैसे हो जाएगा? ये एनसीईआरटी में जो है गलत उल्लिखित किया गया है, जिसके चलते यह भ्रम पैदा हुआ है। दरअसल जो है महावीर जैन का जन्म जो है ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म बिल्कुल सही आपने अब तक पढ़ा है 563 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर जैन का जो है यानी महावीर स्वामी का, तो 599 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु जो हुई थी 72 वर्ष की आयु में जो है राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी, 527 ईसा पूर्व में, ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो प्रथम शिष्य जो थे इनके दामाद थे, इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उन्हीं की पति थे जमाली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है यह कहलाता है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है यह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला प्रवचन जो है, पहला इन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? वो इन्होंने दिया था ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम जिसको कि सारनाथ कहा जाता है, और वहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में जो है फ्रेंड्स 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर का त्याग किया था, और बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये इनको कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? 3 पिटक है। 3 पिटक में कौन कौन सी पिटक है? तो ध्यान रखेंगे, विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक, दूसरा पिटक सुत्त पिटक है, और इसमें महात्मा बुद्ध के वचन का संकलन है। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है। और फ्रेंड्स ये जो है किस धर्म की पुस्तक है? तो यह बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब 23 का रहा है। देखिए यहाँ पर ए है, ऑप्शन बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स त्रिरत्न जो है यह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म से संबंधित है। और ये त्रिरत्न जो है इसमें बताया गया है कि जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है। चलिए, और इन्हीं तीनों को जो है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, तो ये है आत्मदमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, आपको पता है वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे, जबकि इसके विपरीत महावीर स्वामी जो थे ये मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक इन्होंने बताया था। तो इसमें आत्मा के दमन को लेकर के इनमें मतभेद है। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये भी जो है विवादित प्रश्न है। देखिए जब ये एग्जाम में पूछा गया था 2008 में, तो बीपीएससी ने इसका मूल्यांकन ही नहीं किया था। कहीं जो है 4 लिखा गया है, कहीं 5 लिखा गया है, कहीं 6 लिखा गया है।
आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, अलग अलग जगह अलग अलग आपको यहाँ पर जो है यह पीढ़ी बताई जाएगी। लेकिन बिहार सरकार का जो है पर्यटन विभाग, उसकी वेबसाइट पर जो है आपको 5वीं पीढ़ी का बताया जाएगा। तो हम 5वीं पीढ़ी को ही मान करके चलेंगे, क्योंकि बिहार सरकार की वेबसाइट पर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, तो आप मान के चलिए 5वीं पीढ़ी की है। क्लियर। और फ्रेंड्स ये जो आप देख सकते हैं बोधि वृक्ष जो है, यह महाबोधि मंदिर जो उस समय स्थित थी, उस समय की नहीं है जहाँ इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको क्या होता, शशांक ने नष्ट करवा दिया था, आपको पता है। गॉड नरेश शशांक जो था, जो मूल वृक्ष था, उसको नष्ट करवा दिया गया और बाद में ये वृक्ष जो है लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसके आश्रय गृह के रूप में, तो आजीविकों के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण जो है विकास हुआ था। अशोक तथा उसके जो पौत्र था दशरथ, उसी के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में मखली गोसाल जो थे ये फ्रेंड्स महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो अजात शत्रु का जो उत्तराधिकारी था उदयन, अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। इसी ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और इसे जो है मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। पहले राजधानी राजगृह थी। राजगृह से पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने लाया, तो ये उदयन ने लाया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो राइट आंसर इसका उदयन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स उदयन किस वंश का था, जरा आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो ये उदयन के द्वारा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो ये उदयन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में जो है वैशाली में लिच्छवियों ने जो है पहला गणतंत्र स्थापित किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ रेगुलर बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे हमेशा के लिए, जो कोई भी एग्जाम हो। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के निशान को देखिए, जब तक आप बेल आइकन जो है उसको नहीं दबाइएगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं आपके पास पहुंच पाएगा। तो इसको जरूर दबा लीजिएगा जो घंटी के निशान दिखता है। चलिए देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह थी, गिरिव्रज थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजात शत्रु का पुत्र कौन था बताइए, उदयन था। और अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो ये बिंबिसार का पुत्र था, याद रहेगा आपको। तो देखिए बिंबिसार की हत्या कर दिया अजात शत्रु ने अपने पिता की, और मगध की गद्दी पर बैठता है। फिर अजात शत्रु की हत्या इसकी पुत्र ने उदयन ने कर दिया। इसीलिए इस वंश को जो क्या कहा जाता है, हरेंक वंश जो है इसको कहा जाता है पितृहंता वंश। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इस वंश का जो सबसे आखिरी शासक था, इस वंश की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। इतना याद हो गया। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था और उसका पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, मगध की गद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। इस वंश का आखिरी शासक का नाम जो था वो नागदशक था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये विलियम जोन्स ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और देखिए एरियन और प्लूटार्क, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ एरियन और प्लूटार्क। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, यहाँ पर तो सैंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस, ठीक है, एंड्रो और यहाँ पर कोटस लिखा हुआ है, तो एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। क्लियर। और सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप जो था ये 1837 ईस्वी में जो है
इसने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। क्लियर। चलिए, किंतु जो है इसने लेखों में जो इसने अशोक का अभिलेख पढ़ा था उसमें जो है देवनाम पीय जो था उसका पहचान इन्होंने सिंघल के राजा से कर दिया था। कालांतर में चल करके यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हुई थी। तो पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? इंडिका है। इससे जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन इसमें मिलता है और इसके अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन जो है इसमें टोटल 6 समितियां थी और एक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कि टोटल 30 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी। ध्यान रखेंगे। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज, ठीक है, यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। अभी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिल्कुल इसका हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट पूछा गया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था, अच्छा, मौर्य सम्राट की मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश जो था इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम जो था ये बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बृहद्रथ की हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। क्लियर। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है आपको पता है शुंग वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। रुद्रदामन की, फ्रेंड्स पिछले वर्ष जिन लोगों ने ये जो घटना चक्र का हमारा सीरीज था कवर किया हुआ है उनको इसकी जो है इंपॉर्टेंस पता है। मैक्सिमम क्वेश्चन लड़े थे, तो प्रीवियस ईयर में लड़ जाते हैं क्वेश्चन बीपीएससी में, तो एक बार आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह जो है गुजरात के जूनागढ़ का अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसी अभिलेख पर जो है अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये राजा था खारवेल। ध्यान रखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल जो थे, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको जो है चेदी राजवंश का जो है चेदी राजवंश से संबंधित थे। और देखिए, चेदी राजवंश की स्थापना जो है महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति ने किया था। तो इसको महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, चेदी वंश भी कहा जाता है और महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। तो ये दोनों वंश एक ही है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। देखिए, अब प्रश्न आ गया। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था, अभी मैंने बताया महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश से, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, या मैं नाम लिख देता हूँ विंसेंट स्मिथ। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें जो है समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का इन्होंने वर्णन किया है। और इन्हीं में इन्होंने समुद्रगुप्त के विजय से इन्होंने मुग्ध होकर के उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि समुद्रगुप्त का जो विजय का वर्णन है ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये कौन था? ये स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय में ही पहला जो है हुण आक्रमण हुआ था भारत पर, और हुण जो है बुरी तरह पराजित हुए थे स्कंदगुप्त के हाथों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है। तो अप्रहत टर्म जो आया है ये आया है फ्रेंड्स किस युग में? तो गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में जो है बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसको कहा जाता था अप्रहत भूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग जो है यह भारत की यात्रा कब किया था। तो यहाँ पर देखिए सुंग यून जो है ये भारत की यात्रा कब किया था? तो 515 से लेकर के 520। ठीक है फ्रेंड्स, 518 में दरअसल जो है ये भारत आया था और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। ठीक है, तो 515 से 520 के बीच में 518 में आया था ये, ध्यान रखिएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था हेन स्वांग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, हेन स्वांग आया था। और फ्रेंड्स यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि वो जो था अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा है जिसको कि क्या कहा जाता है, सी यूकी कहा जाता है, सी यूकी कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की जो पुस्तक है ये राजतरंगिणी है और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। क्लियर है, और इस ग्रंथ की रचना जो है कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में किया था। किसके काल में पूरा किया था? जयसिंह के शासनकाल में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है यह किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी के बारे में जान लीजिए। उदंतपुरी जो था इससे उदनापुर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदनापुर। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह बिहार में स्थित था और इसकी स्थापना जो है पाल वंश का जो प्रथम शासक था गोपाल, पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, इसी ने किया था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर इसका बिहार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का कई बार पूछा गया प्रश्न, देख लीजिए यहाँ पर। अभी रिसेंट 2016 में ही कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था, 4-5 साल पहले, तो पूछा गया है। देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक जो था ये नान्यदेव थे। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी जो है सिमरावगढ़ को बनाया था। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे सिमरावगढ़। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है राजधानी बनाया था कर्नाट वंश की। और कर्नाट वंश का जो शासनकाल था उसको जो है मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है कर्नाट वंश के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था यह कौन था? तो हरि सिंह देव थे। हरि सिंह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो ये जो हुई थी ये धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में एक अनेक जातियां हुआ करती थी। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो आपको पता है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, और ये चौथी सभा थी, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपको पता है ना कि पहली बौद्ध संगति जो है ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, और उस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति, तो ये कहाँ हुई थी? अभी आपको बताया राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, तीसरी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, चौथी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। या 2 स्तंभ में दिया गया है, 1 और 2 में आपको इसको जो है सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जन्म जो है ये कहाँ इनका हुआ था? तो याद रखेंगे जन्म जो है फ्रेंड्स इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो मिला लीजिएगा आंसर आप लोग, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो महाबोधि मंदिर बनाया गया था कहाँ पे? तो ये बनाया गया था गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स वर्ष 2002 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल भी बना। ठीक है, चलिए महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसी के पश्चात जो है हीनयान और महायान शाखा में जो है 2 विभाग में विभक्त हो गया यह धर्म। और महायान शाखा में बुद्ध जो थे इनको देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ जितने भी बोधिसत्व थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोधिसत्व। ठीक है, जितने भी बोधिसत्व थे उनकी भी पूजा प्रारंभ हो गई। तो ये किसके काल में हो जाएगा? कनिष्क के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय,
वहीं जैन ग्रंथ पूछा जाता तो भगवती सूत्र। ध्यान रखेंगे भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ कुछ नाम जो है भिन्न प्रकार से दिए गए हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह हुई थी किसके गुप्त काल में हुई थी, और इसके संस्थापक का नाम क्या था बताइए? तो कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध किस लिए था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए तो प्रसिद्ध था, और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनत्सुआंग यहाँ आया हुआ था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था जो थी एक विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब जो है 3 बातें निर्धारित होती थी। पदाधिकारी की वरीयता का क्रम, दूसरा वेतनमान, और तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु, ठीक है। चलिए, और पूछा जाता है कि चंगेज खान ने मनसबदारी कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये चंगेज खान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है और दूसरा आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताना है आपको। यहाँ पर देखिए कथन ए में कहा गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और यहाँ रीजन में कहा जा रहा है कारण में कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नीचे दिया गया है। कथन आपने पढ़ लिया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बी में क्या दिया गया है कि दोनों ए और आर सही हैं, परंतु जो रीजन दिया गया ना वो कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप जो था महाविहार का पतन हो गया था, ये बात तो सही है। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घट गया था, ठीक है। इसीलिए जो है राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन आर जो है यह एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपको पता है फ्रेंड्स कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या है कि पाटलिपुत्र भी थी और गिरिब्रज भी थी। ना ही इसमें पूछा गया है कि प्राचीन मगध की राजधानी, ठीक है, मगध की प्राचीन राजधानी। अगर प्राचीन पूछ दिया जाता कि मगध की प्राचीन राजधानी, तब तो गिरिब्रज हो ही जाता, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ई उस समय उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब तो आपके पास उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? अब देखिए यहाँ स्पष्ट करके पूछ दिया गया है कि प्रथम राजधानी, तो ये प्रथम राजधानी जो थी यह कहाँ पर थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी बताइए। मगध की राजधानी इसमें पूछा गया। प्रथम राजधानी तो जो थी ये कहाँ थी? तो फ्रेंड्स ये राजगृह में थी। तो राजगृह नहीं दिया गया, यहाँ पाटलिपुत्र दिया गया है, लेकिन ना ही राजगृह दिया गया है, ना ही गिरिब्रज दिया गया है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? घनानंद था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसको पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसको पराजित कर करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो वृषल, ठीक है, वृषल शब्द का यूज किया गया है। और उसमें जो है वृषल का मतलब कुलहीन होता है, ठीक है। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसी से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना जो है प्राप्त होती है। तो विशाख दत्त हो जाएगा। विशाख दत्त की 2 रचना और है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक तो आपको यहाँ पर विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस पता चल गया। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, ये पूछा गया है बीपीएससी में, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की। और अभिसारिका वंचितक, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान देंगे, अभिसारिका, ठीक है, अभिसारिका वंचितक, वंचितक व है ये, ब नहीं है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, वंचितक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
69 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ये फ्रेंड्स कौन था, घनानंद था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था मुख्यतः लकड़ी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता है कि शिवाजी राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी और जिसके अंतर्गत 8 मंत्री को नियुक्त किया था इन्होंने, और इसमें पेशवा का जो पद था सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। तो ये शिवाजी हो जाएगा। अष्ट दिग्गज पूछा जाता तो कृष्णदेव राय के दरबार में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन पर विजय जो प्राप्त की थी मौर्य सम्राट, ये कौन था। तो फ्रेंड्स ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स दक्षिण भारत की जो विजय की सूचना है यह किससे प्राप्त होती है। तो यह अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से यह सूचना प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है। तो वह जो अभिलेख है वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। ऑप्शन नंबर जो है ये सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में जो था ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध सभा जो है ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगति थी, क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरी बौद्ध संगति, दूसरी नहीं माफ कीजिएगा, तीसरी बौद्ध संगति जो थी ये पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में जो हुई थी ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शिलालेखों पर में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेख में जो है जो अधिकांश अभिलेख जो है उसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, केवल 2 अभिलेख जो हैं उसमें जो है फ्रेंड्स उसमें ब्राह्मणी न होकर के खरोष्टी लिपि में वो लिखी गई है। ठीक है, तक्षशिला से अरमाइक लिपि में भी लिखा गया, भग्न अभिलेख एक प्राप्त हुआ है। तो इसमें राइट आंसर जो है इसमें देखिए क्या दिया गया है, प्राकृत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो लिपि थी मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में ये लिपि पाई जाती थी, वहाँ की लिपि थी उत्तर पश्चिम भारत की। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो क्या था कि शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, शांति अहिंसा बड़ों का सम्मान धार्मिक सहनशीलता, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो स्वयं को मगध का सम्राट जो कहा है ये किस में कहा है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये किस में कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि मास्की का लघु स्तंभ में। मास्की में जो है इसमें देवनाम प्रिय के साथ साथ अशोक का भी जिक्र हुआ है कि तो ये पूछा जाता है कि अशोक का नाम जो अशोक है किसमें मिलता है। तो मस्की का जो है मस्की अभिलेख जो है लघु स्तंभ इसमें मिलता है। यहाँ से पूछा गया स्वयं को मगध सम्राट, तो ये भाब्रू स्तंभ इसने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा। हाँ और हाँ चलिए ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। तो अशोक को जाना जाता था किस नाम से, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में। उसके बाद देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है यह किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें से जो है हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजनीतिक नीतियाँ, यह राजनीतिक शास्त्र की एक बहुत ही अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना जो की जाती है, ये जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो यह जो है फ्रेंड्स मेनली जो है शासन के सिद्धांत पर जो है आधारित है और उसका अभ्यास पर, लेकिन इसमें विदेश नीति भी है और आर्थिक संबंध भी है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 83 नंबर कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 7 श्रेणियों में इसने जो अपनी पुस्तक है इंडिका, इसमें भारत के समाज को विभाजित किया है। दार्शनिक,
दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। सभासद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है इंडिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। ये जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसको एक अज्ञात जो है नाविक ने लिखा है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह स्रोत कौन सा है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह स्रोत है, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है, यहीं जो है पाटलिपुत्र के जो नगर था उसके प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको पाटलिपुत्र दिया गया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उदयन ने बनाया था, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी अगर आपको ऑप्शन ई अगर मिल जाता तो आप इनमें से कोई नहीं लगाने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये किया था बीम कड़फिसस ने, ठीक है। ये कुषाण वंश का था बीम कड़फिसस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कला की गंधार शैली और मथुरा शैली ये फली फूली किसके शासनकाल में। तो गंधार और मथुरा दोनों शैली जो है ये कुषाणों के समय में फली फूली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कुषाणों के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो ये कनिष्क ने किया था, क्लियर, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति। इसकी हत्या जो है इसका अमात्य जो था कौन, इसका अमात्य वासुदेव जो था उसकी हत्या कर दिया और जो है फ्रेंड्स इस पर जो है कण्व वंश की स्थापना की, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कण्व वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल जो थे इनका नाम जुड़ा हुआ है किससे, जूनागढ़ के अभिलेख के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, माफ कीजिएगा, हाथी गुम्फा के अभिलेख के साथ, ठीक है, हाथी गुम्फा के अभिलेख के साथ, ठीक है। और हाथी गुम्फा में ही भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये विशेषता थी गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये बंदरगाह जो था ये कौन था। तो देखिए गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जहाँ से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृगु कच्छ, ठीक है, यानी कि भड़ौच, जिसको भड़ौच या भृगु कच्छ कहा जाता है, जहाँ से पश्चिम के देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता था, वहाँ से व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे, कल्याण तथा यहाँ पर देखिए कैम्बे भी लिखा हुआ गया है, तो यहाँ से भी व्यापार होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। तो ये कौन थे, ये थे गुप्त वंश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या होती थी। तो ये उपज का छठा भाग था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। भागवत संप्रदाय मतलब वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। और फ्रेंड्स ये बात आपको पता है कि वैष्णव धर्म का जो है चरमोत्कर्ष कब था, तो गुप्त राजाओं के शासनकाल में था, ठीक है। और गुप्त नरेश जो थे वो आपको पता है कि जो वैष्णव के जो गरुड़ हैं उसको इन्होंने अपना जो है राज्य चिन्ह भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो गुप्त वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे यूनानी, हिंदू यूनानी लोग, नहीं, लेकिन सही आंसर इसका जो होगा वो गुप्त होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो बीपीएससी का आंसर दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ और इसका प्रॉपर कारण भी आपको बता दिया कि गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था और जो गुप्त राजा थे, गुप्त शासक थे, उन्होंने जो गरुड़ थी
वैष्णो विष्णु जी का, उसको अपना इन्होंने राज्य चिन्ह तक बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे कौन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सुश्रुत जो थे इनको शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सौमिला जो थे फ्रेंड्स यह गुप्त काल के नाटककार थे, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चीनी यात्री हेनस्वेंग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। तो जो हेनस्वेंग था फ्रेंड्स यह आया था किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्लियर, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। हेनस्वेंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख नगर कौन था, तो सबसे प्रमुख नगर जो था यह मथुरा था। मथुरा उस समय जो थी एक औद्योगिक नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि वान निवासी थे, तो कवि वान जो थे वानभट्ट की बात की जा रही है, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कब, तो बिहार का भ्रमण जो है ये किया था 671 या 672 ईस्वी में। क्लियर, तो इसमें से राइट आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, 671 या फिर 672 ईस्वी में किया था। तो इसमें देखिए दिया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो था फ्रेंड्स यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आपको लिखा मिलेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ये कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो किससे था, तो ये जावा और सुमात्रा से था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। तो ये राजा जो था ये कौन था फ्रेंड्स, तो यह स्वर्ण भूमि का शासक बालपुत्र देव ने जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था और उससे रखरखाव हेतु जो है एक दूत को देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना भी करने के लिए भेजा था। तो राइट आंसर इसका बालपुत्र देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था। तो विनाश का कारण जो था फ्रेंड्स ये बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के अधीन ही तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा जो है इसको नष्ट किया गया था। तो मुसलमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये जो सहयोगी थे ये चंदेल राजाओं ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है आपने सुना होगा किसने कराया है, तो चंदेल राजा धंगदेव ने करवाया है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था, तो विक्रमशिला का संस्थापक जो था ये धर्मपाल था। क्लियर, धर्मपाल था, ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में जो है कदम का नहीं हुआ है। चेर, चोल और पांड्य हमने पढ़ा हुआ है लूसेंट में, कदम का नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि संगम युग में यहाँ पर देखिए उरैयूर किसके लिए प्रख्यात था, तो उरैयूर कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स उरैयूर जो था यह तमिलनाडु के अभी भी तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर संगम कालीन जो था एक राजधानी थी। ठीक है, तो ये राजधानी थी और यहाँ से जो था फ्रेंड्स उरैयूर के पास से जो है कपास तथा सूती वस्त्र का जो है यहाँ से व्यापार होता था, या सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है फ्रेंड्स ये कौन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है यह चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
ये जो थे चंद्रवरदाई, ये कौन थे? तो ये चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्न वासदाता के लेखक कौन है? स्वप्न वासदाता के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है? भास ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कुमार संभव जो है, कुमार संभव, ये महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव को लिखा है कालिदास ने। 117 नंबर देखिए कि उस स्रोत का नाम बतलाए जहां जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह है फ्रेंड्स मिलिंद पन्हो। दरअसल मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित जो है मिलिंद पन्हो। इसमें क्या है कि नागसेन और जो हिंद यवन शासक था मिनांडर, उसी के बीच का जो वार्तालाप है उसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए फ्रेंड्स टोटल 121 प्रश्न हम लोग इसमें कवर करेंगे। बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही भी हुए हैं। उसके बाद देखिए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो था ये प्रसिद्ध किसके लिए था? तो ये अपना जो इनका ग्राम पंचायत था, स्थानीय स्वशासन थी, इसके लिए ये जो था प्रसिद्ध था, स्थानीय स्वशासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह तो था चोल था, अभी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 121 नंबर और आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स आज का हमारा। यह प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये द्वार कहलाते थे गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।